कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम बैंकिंग में हम वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक किस प्रकार से वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। बैंकिंग एक बड़ा पोर्शन रहता है, उसके लेक्चर हमने 8-10 भागों में बनाने की कोशिश की। लगभग 180 मिनट के करीब करीब आएगा। 3 घंटे का एक लेक्चर हम ये मान के चलते हैं कि बैंकिंग के लिए आवश्यक है। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से बैंक देयता सृजन करता है। अब देयता सृजन करता है तो हमेशा ये ध्यान रहे, देयता सृजन मतलब देना। आपने बैंक के पास में पैसा जमा किया, अब बैंक उसे एक समय के बाद में आपको देगा। कौन देगा? बैंक, एक निश्चित समय के बाद में। इसी को कहा जाता है देयता सृजन। इसलिए वो टीयर 1 खाता जो स्वामित्व वाले खाते रहते हैं, टीयर 2 जो ऋण वाले रहते हैं, और फिर विभिन्न प्रकार के खाते वो क्या करवाता है, खुलवाता है। टीयर 1 जो पूंजी रहती है उसमें स्वामित्व, टीयर 2 में ऋण वाली। अब यहीं से समझ में आता है कि बैंक ऋण देकर अब आगे काम करवाता है वो। क्योंकि हमें एक काम तो पता चल गया कि देयता सृजन, दूसरा काम रहता है बैंक का ऋण देना। वो अब ऋण देता है। तो सबसे पहले आता है ऋण के प्रकार, दूसरा ऋण नहीं लौटाने पर स्थिति, भारत में 10 वर्ष पूर्व से अभी तक की स्थिति कैसी है, इस संबंध में। किस संबंध में? ऋण नहीं लौटाने के संबंध में। और साथ में आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा इस ऋण के संबंध में किए गए समय समय पर काम। ठीक है। ऋण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देयता, एक ऐसी राशि जिससे ब्याज लगकर आपको निश्चित समय में वापस मिलेगी, या ऐसा पैसा जो वापस आने की उम्मीद में किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके ऊपर उसकी ब्याज भी जुड़कर आती है, उसे कहता है ऋण। वापस आने की उम्मीद पर। यदि हम ऋण की बात करें तो ऋण होते हैं कई प्रकार से, जैसे अग्रिम ऋण, अग्रिम ऋण, ध्यान में रखिए, कंसोर्टियम, सिंडिकेट ऋण आदि कई प्रकार के होते हैं। अग्रिम ऋण, कंसोर्टियम ऋण, सिंडिकेट ऋण। अगर एक और चाहे तो आप लिख सकते हैं गिरवी ऋण। कई प्रकार के ऋण होते हैं। यदि हम गिरवी ऋण की बात करें तो यह ऋण आपको तब देगा जब आप किसी वस्तु को आप बैंक के संपर्क में या बैंक के पास में गिरवी रखोगे, उसे कहा जाता है गिरवी ऋण। जैसे मान के चलो आप घर बनाना चाहते हो, तो उस समय में वो आपके घर के जो प्लॉट है उसकी रजिस्ट्री को आप उसके सामने गिरवी रखोगे, तब वो क्या करेगा, आपको ऋण देगा। इसे कहता है कोलेट्रल। इसे क्या कहता है? कोलेट्रल। ये कोलेट्रल सीआर बुलाया था। सीआर एक महत्वपूर्ण चीज रहता है जो मौद्रिक नीति में आपको हमने बताया था। तो मौद्रिक नीति में आप ये ध्यान में रखिएगा, मौद्रिक नीति के 2 प्रकार के उपकरण रहता है, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। गुणात्मक रूप में हमेशा संपत्ति की क्वालिटी को देखा जाता है। तो सीआर जो कोलेट्रल रहता है उसको हमेशा गुणात्मक श्रेणी में रखा जाता है। तो गिरवी ऋण में आपको
कोई ना कोई वस्तु रखनी पड़ती है, उसके बाद में आपको ऋण मिलता है। अग्रिम ऋण जो रहता है वो भविष्य में या फिर कुछ समय के बाद में होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर आपको दिया जाता है। जैसे मान के चलो आप एक व्यापारी हो, एक व्यापारी होने के नाते आपको लगातार व्यापार संचालित होते रहना चाहिए, परंतु किसी घटना के कारण जो पैसा आने वाला था, जो माल आपके पास आने वाला था, जिसको बेचकर आप कमाकर किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते थे, परंतु वो माल किसी कारण से नहीं आ पाया, इसलिए आपने क्या किया, बैंक के पास में गए और बैंक के पास जाने के बाद बोला कि मुझे फलाना व्यक्ति को पैसा देना है, मुझे किसी व्यापार में इन्वेस्ट करना है, परंतु मेरा पैसा नहीं आने के कारण मैं उस व्यापार को नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे उस भविष्य के लाभ को ध्यान में रखकर आप मुझे ऋण दीजिए। इसके लिए बैंक क्या करता है, वो बोलता है कि आपकी जो भी बिल्टी वगैरह है आप वो हमें दिखा दो, दिखाने के बाद में हम उसको मानकर आपको क्या करेंगे, ऋण दे देंगे। तो कुछ समय के लिए ऋण मिलता है। तो ये प्राय व्यापारियों को मिलता है। ये किसे मिलता है, प्राय व्यापारियों। आता है अगला कंसोर्टियम ऋण। कंसोर्टियम ऋण और सिंडिकेट ऋण दोनों ही एक प्रकार के, परंतु एक ही बात में अंतर है। जैसे समानुभूति और सहानुभूति दोनों एक जैसा लगता है शब्द, परंतु दोनों में एक महीन अंतर है और बहुत सारी बातें समान। कंसोर्टियम ऋण, आपको मैं एक और बात बता दूं, ये एक एक व्यक्तियों को दिया जा रहा है, वो भी छोटा छोटा ऋण। परंतु कभी कभार जब बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है और वाणिज्यिक बैंक के पास में आती है, तो उसके पास में ऋण मांगने की क्षमता बहुत अधिक रहती है, क्योंकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर वो एसबीआई के पास जाएगी तो मतलब एसबीआई से ऋण देगा। अकेला अगर 10-12 हजार करोड़ का ऋण देगा तो मुझे बताइए कि वो कितना अधिक जोखिम ले रहा है। अगर मान के चलो किसी घटना के कारण वो ऋण नहीं लौटा पाया, तो कहीं ना कहीं एसबीआई की वो जो संपत्ति रहेंगी वो एनपीए हो जाएंगी, नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस प्रकार की घटना से बचने के लिए उस जोखिम को आपस में बांट लिया जाता है। जोखिम को उठाता ही हर बैंक, क्योंकि ऋण दे रहा है, मैंने कल भी कहा था कि ऋण दे रहा है तो मतलब वो जोखिम उठा रहा ही है, रिस्क उठा रहा ही है। पर रिस्क को अगर बांट लेंगे तो स्वाभाविक रूप से रिस्क की जो दर रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम। जो असर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम। इसलिए क्या कहा जाता है, जब भी बड़े बड़े बैंक में बड़े बड़े निवेशक ऋण मांगने के लिए आते हैं, तो उस कंडीशन में कई सारे बैंक अस्थायी समझौते के आधार पर उस कंपनी को ऋण देते हैं। उस प्रकार के ऋण को कंसोर्टियम ऋण कहा जाता है। उस प्रकार के ऋण को कंसोर्टियम ऋण कहा जाता है। अगला, बड़े बड़े बैंकों के द्वारा स्थायी समझौते के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि अगर कभी भी कोई बड़ा ऋण लेने वाला व्यक्ति आएगा तो हम सब मिलकर स्थायी रूप से, जब भी आएगा, आज आए, कल आए, परसों आए, तो उस कंडीशन में हम सब मिलकर स्थायी रूप से समझौता कर लिया और हमने अब उसे ऋण देंगे। पहले इसमें क्या था, अस्थायी रूप से, दूसरे में क्या हो गया, स्थायी रूप से ये ऋण दिया जाता है। अब ऋण नहीं लौटाने की स्थिति में, अब ऋण नहीं लौटाने की स्थिति में क्या होता है, आपको मैं ये एक और चीज बता दूं। बैंक ऋण बांटकर क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, साख सृजन करता है वो अपनी, और साख सृजन करके उसकी कोशिश रहती है कि जो मेरा अमाउंट है वो अमाउंट को धीरे 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 मैं और बढ़ाते चलूं। तो इसमें आपको दो प्रकार की बातें दिखाई देंगी। आप अगर ऋण लेने जा रहे हो तो ऋण लेने जाते समय में आपके सामने इशू ऋण आएगा और अलॉटेड ऋण आएगा। मतलब आपको पैसा इतना दे दिया गया है और पैसा इतना अलॉट हुआ है। मतलब आपको 10 लाख रुपए की या 10,000 रुपए की आवश्यकता थी ऋण के रूप में, पर आपने 10,000 रुपए पूरे नहीं लिए, आपको अभी तत्काल 2,000 रुपए की आवश्यकता थी। कितने रुपए की आवश्यकता थी, 2,000। मतलब बैंक ने तो 10,000 रुपए दिए, पर आपने उसमें से 2,000 रुपए का ही यूज किया, तो मतलब आपके 2,000 रुपए के यूज पर ही आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा।
तो बैंक के पास में भी कितनी राशि बची हुई? 8,000। वो आपके अकाउंट में शो नहीं करवाता, वो उनके पास रहती है और बोलते हैं जब आपकी आवश्यकता रहेगी तब आप इसका यूज करें। वो क्या करते हैं, इस 8,000 रुपए जो बचा हुआ है, उस 8,000 रुपए को अन्य किसी व्यक्ति को वो ऋण के रूप में देता है। और वो भी अगर मान के चलो 1,500 रुपए निकालता है, तो उसके बाद में भी बैंक के पास बच जाते कितने? 6500 रुपए। वो 6500 रुपए को क्या करता है, फिर अन्य किसी व्यक्ति को अलॉट करता है। ऐसे करके वो लगातार एक छोटे से अमाउंट को कई सारे लोगों में बांट देता है। इसे कहा जाता है साख सृजन करना। ये साख सृजन करना हर बैंक की हमेशा आदत रहती है, क्योंकि इसी के आधार पर बैंक लाभ को बना पाता है। अब ये बात अगर क्लियर हो गई तो मुझे बताइए, अगर मान के चलो इस 2000 वाले व्यक्ति ने 2000 रुपए नहीं लौटाए, तो मुझे बताइए ये साख सृजन की प्रोसेस कम हो जाएंगी क्या? और साख सृजन की प्रोसेस कम हो जाएंगी तो मतलब बैंक, अब मुझे बताइए, लोन दे पाएगा ज्यादा लोगों को? नहीं दे पाएगा। और बैंक का जो लाभ रहेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी कारण से बैंक जब लाभ कम हो जाएगा तो वो लोन नहीं दे पाएगा, तो इसके कारण निवेश भी नहीं हो पाएगा। जब निवेश नहीं हो पाएगा तो स्वाभाविक रूप से विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम ये दो जो पॉइंट है इसको हम बाद में देखेंगे, पर हम ये देख लेंगे कि भैया ऋण नहीं लौटाने की स्थिति में किस प्रकार की स्थिति बनती है। पर ऋण अगर लौटाए तो ये जो परिसंपत्ति रहती है, एसेट कहा जाता है जिसे, एसेट जो बैंक के पास में रहता है। तो बैंक जब किसी परिसंपत्ति का उपयोग नहीं करता है तो उसे कहा जाता है आइडल एसेट। ना तो उपयोग कर रहा है, ना ही उस पर ब्याज मिल रहा है। जब उपयोग ही नहीं कर रहा है तो क्या करे, ब्याज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा एसेट, ऐसी परिसंपत्ति जिसको उसने ऋण के रूप में तो दिया है, पर ऋण के साथ में उसके ऊपर ब्याज भी लगातार समय समय पर मिल रहा है, उसे कहा जाता है परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा एसेट जो ऋण के रूप में तो दिया है, परंतु 90 दिनों से उसकी एक भी किस्त नहीं आई है, उसे कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि भैया किसी भी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग होने के लिए आप 90 दिनों तक के आप वेट मत करो। आपके पास में, क्योंकि 90 दिन मतलब लगभग 3 माह, अब 3 माह है तो यहां पर आप उसको क्या करें, अगर पहले महीने ही अगर उसकी किस्त नहीं आती है तो आप क्या करिए, उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट के रूप में फर्स्ट रूप में रख दो और वहां पर आप अलार्म पहुंचाओ, उसको हिंट करो कि आपने किस्त नहीं पहुंचाई। दूसरे माह में नहीं पहुंचा रहे तो फिर बाद में स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड में उसको डाल दो कि भैया अब जोखिम बढ़ते जा रहा है, ये ऋण नहीं लौटा रहा है। फिर बाद में आप स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 में डाल दो और अब देख लो कि अब नहीं लौटाता है तो फिर क्या करेंगे, एनपीए हो जाएगा। अगर आप 3 माह के बाद अगर करोगे तो एनपीए तो मान ही लिया। अगर आप इस समय में अगर आप उसको पहले से हिंट करते रहोगे तो शायद जो पूंजी आ सकती थी वो आ जाएगी, जो नहीं आ सकती थी वो आ जाएगी, और बैंक के पास में पैसा रहेगा, वो फिर बाद में साख सृजन कर पाएगा। अब क्या होता है, ये जो एनपीए रहता है, ये एनपीए 2 प्रकार का रहता है। यहां पर आप देखिएगा, एक रहता है ग्रॉस और एक रहता है नेट। जब टोटल अमाउंट को ही मान लिया जाता है, मान के चलो 10 लाख रुपए का ऋण बांटा और वो ऋण क्या हो गया, एनपीए हो, तो उसे कहा जाए ग्रॉस एनपीए। कितना हुआ, 10 लाख रुपए का। पर यह पता चला कि 10 लाख रुपए का उस व्यक्ति ने ऋण लिया और ऋण लेने के बाद में उसने 2.5 वर्षों तक के उसने उसका पैसा उठाया और समय सीमा थी 10 वर्ष, मतलब उसने उसमें से 7.5 वर्षों में उसने ऋण नहीं लौटाया बल्कि 2.5 वर्षों तक की किस्त देता रहा। तो मतलब 10 लाख में से कुछ का ब्याज मिलते रहा और कुछ पर मूलधन मिलते रहा। तो मतलब 10 लाख में से उस किस्त को जब घटा दोगे, आप जो अमाउंट को घटा दोगे तो निकल कर आएगा नेट एनपीए। तो कभी कभार पूछा जाता है नेट एनपीए क्या ग्रॉस एनपीए से अधिक होता है? तो मैंने आपको जब लेक्चर शुरू करा था तो मैंने 2 शब्द का प्रयोग किया था, नेट और ग्रॉस। ग्रॉस इकोनॉमी, नेट इकोनॉमी, ग्रॉस जीडीपी, नेट जीडीपी,
इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की थी। तो ये मेरा थोड़ा सा आपको समझाने का थोड़ा प्रयत्न था। आप इन दोनों जो पॉइंट हो, ये जो बचे हुए इन दोनों पॉइंट को हम आगे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बैंक ऋण देना शुरू कर, अब हमें उसके विकास क्रम किस प्रकार से होते चले उसको सबको देखते हुए चलना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, परंतु उसके पहले ऋण कितने प्रकार के होते हैं, साथ में परिसंपत्ति या एसेट कितने प्रकार की होती है, उन्हें आप लिखिए। परिसंपत्ति कितने प्रकार की होती है, अब ये भी ध्यान में रखिए, परिसंपत्ति वैसे 3 प्रकार की होती है। एक रहती है पूंजी, एक रहती है बौद्धिक, और एक रहती है भौतिक। मैं इसमें ऋण से संबंधित परिसंपत्ति की बात कर रहा हूं, एसेट की बात कर रहा हूं, वो कितने प्रकार की होती है, तो आप उसे समझाइएगा। साथ में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या अंतर है, उसे उदाहरण के बाद साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।